नीड क्या है? दैट इज योर ज़रूरत, और आपकी चाहत दैट इज योर वांट। तो मोबाइल फ़ोन की बात कर रहे थे हम। कितने हज़ार रुपए तक का सकता है जो आपके डेली रूटीन के काम कर सके? जैसे कि 10, 15, 20 हज़ार रुपये में तो आई थिंक आ जाएगा। वो आपकी ज़रूरत है, लेकिन आपकी चाहत क्या है? मोर एक्सपेंसिव फ़ोन। आई थिंक क्या आज के समय में उसकी कोई लिमिट है? वो 1 लाख का भी आता होगा, 1.5 का भी आता होगा, और मे बी 2 लाख रुपए का भी। तो अगर मेरी पॉकेट मेरे को अलाउ भी करती हो, मैं किसी महीने ऐसा कोई महंगा चीज़ खरीद लूँ, तो उस महीने क्या होगा? मेरा मंथली बजट बिगड़ जाएगा, मेरे पास मेरी ज़रूरत की चीज़ों को खरीदने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप पैसे को अपनी चाहत, अपनी वांट के अकॉर्डिंग खर्च करेंगे, तब आपकी नीड के लिए पैसे नहीं बचेंगे। तो ये अभी जो आप पढ़ाई कर रहे हैं आज मनी की बात क्यों की जा रही है? अभी तो हमारी इनकम ही जनरेट नहीं हुई है। जब हम पढ़ाई करेंगे, जॉब लगेंगे, उसके बाद इसके बारे में सोचेंगे। आपको ध्यान हो तो जब आप छोटे होते थे तो आपके पेरेंट्स क्या देते थे? आपको एक गुल्लक देते थे ताकि आप पैसे को उसमें सेव करें, देते थे ना? क्या आप उस हैबिट को आज भी कंटिन्यू कर रहे हैं? कुछ बच्चे कर रहे हैं, कुछ उसको भूल गए। यही करना है ताकि जब आपकी जॉब लगे, आपके माइंड को हैबिट हो सेविंग्स की, बचत की, ना कि खर्च करने की। अदरवाइज क्या देखते हैं हम? सोचते हैं जब भी हमारी जॉब लग जाती है कि महीने के आखिर में जो भी बचेगा उसको हम सेव करेंगे, और महीने के आखिर में कुछ भी नहीं बचता है। क्यों नहीं बचता है? क्योंकि हमने हैबिट नहीं डाली है अपने माइंड को सेविंग्स की। हमने किस चीज़ की हैबिट डाली है? उसको खर्च करने की। आज शॉपिंग के लिए जाते हैं, वहाँ पे ऑफर चल रहा है, 2+1 का ऑफर है, 3+2 का ऑफर है। अलग अलग प्रकार से लुभावने ऑफर दिखाए जाते हैं आपको, आपकी जेब से एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने के लिए। वही एक्स्ट्रा पैसा आपको सेव करना है, बचत करना है। तो सेविंग्स, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग? क्यों की जाती है बचत? क्या कोई बच्चा बता सकता है क्या मुख्य कारण होता है सेविंग्स का? सेविंग्स की जाती है आने वाले समय में किसी भी प्रकार की इमरजेंसी को फेस करने के लिए आपके पास इतना अमाउंट ज़रूर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। इसके बाद क्या सेविंग्स हमारी लाइफ में कहीं और भी रोल प्ले करती हैं? हमारे लाइफ के गोल्स को अचीव करने के लिए हमें सेविंग्स की ज़रूरत पड़ती है। हमारे जितने भी लाइफ के गोल्स हैं सभी जुड़े रहते हैं हमारे फाइनेंशियल गोल्स के साथ में। आवर ऑल लाइफ गोल्स आर आवर फाइनेंशियल गोल्स। तो हमारे लाइफ के गोल्स को हम किस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं? सबसे पहले आता है शॉर्ट टर्म, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म। ऐसे लाइफ के गोल जो हमें 1 साल के अंदर पूरे करने हैं, उसको हम क्या बोल सकते हैं? शॉर्ट टर्म लाइफ गोल्स। किस चीज़ को कंसीडर करेंगे? अगर मुझे एक स्मार्ट वॉच चाहिए तो क्या मैं उसके लिए 5 साल वेट करूंगा? नहीं, मैं 1 महीना, 2 महीना या 5 महीने, 1 साल के अंदर मुझे बाय करनी पड़ेगी। तो अगर मैं एवरी डे इफ आई सेव 1 रुपी, तब साल के आखिर में मेरे पास कितने रुपए होंगे? बिल्कुल इजी, 365। अगर मैं हर रोज 10 रुपए सेव करता हूँ, मैंने बचत की, तो मेरे पास साल के आखिर में कितने होंगे? 3650 रुपीज़, 3650। ठीक है। तो क्या उस 3650 रुपये में मैं अपने लिए कोई एक स्मार्ट वॉच बाय कर सकता हूँ? की जा सकती है। आज के समय में यही करना जरूरी है आपकी एज ग्रुप में। उसी 10 रुपये से आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं और अपनी ज़रूरत की चीज़ों को बाय कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय में जब आपकी जॉब लगे, आपके माइंड को पता हो कि मुझे बचत करनी है अपनी ज़रूरत की चीज़ों को खरीदने के लिए, ना कि अपनी चाहत की चीज़ों को। ये ध्यान रहेगा सभी को। तो जब भी पैसे को से खर्च करें, नीड वर्सेस वांट का ध्यान रखें। पैसे को दूसरा खर्च करते हुए हमें क्या रखना है ध्यान? इम्पल्सिव बाइंग से बच के रहना है। व्हाट आर इम्पल्सिव बाइंग्स? क्या हमें कोई पैसे को खर्च करने के लिए मजबूर करता है? नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई शर्ट बाय करनी है, मुझे एक शर्ट चाहिए थी, जैसे मैं मार्केट में जाता हूँ तो मुझे अलग अलग लुभावने ऑफर दिखाए जाते हैं कि आप 2 ले लीजिए, आपको 1 और मुफ्त मिल जाएगी। आप 3 लेंगे तो आपको 2 और मुफ्त मिलेगी। जहाँ पर मुझे 1000-1500 रुपये एक शर्ट के लिए खर्च करने थे, वहाँ पर मुझे 3, 4 या 5 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं किसी भी प्रकार के ऑफर को लेने के लिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जितना आपको ज़रूरत है उतने ही पैसे को खर्च करें। जो एक्स्ट्रा मनी है उसको आप सेव करें अपने लाइफ के गोल्स को अचीव करने के लिए। फर्दर हमारे लाइफ के गोल जो हम डिस्कस कर रहे थे, सबसे पहले हमने डिस्कस किया शॉर्ट टर्म।
इसके बाद आता है मीडियम टर्म, ऐसे लाइफ के गोल जो हमें 3 से 5 साल के अंदर पूरे करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे अपना कोई बिजनेस सेटअप करना है तो उसके लिए समय लगेगा। पहले मैं अपनी स्किल्स को डेवलप करूंगा, अपनी पढ़ाई पूरी करूंगा, उसके बाद स्किल्स डेवलप करूंगा। तो आज से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 3 से 5 साल बाद मेरे अंदर इतनी स्किल्स होंगी, और अगर मैंने सेविंग्स की है तो मेरे पास इतना अमाउंट ज़रूर होगा कि मैं अपना कोई बिजनेस सेटअप कर सकूँ। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपकी लाइफ में ऐसे कौन से इंसिडेंट होंगे आने वाले समय में जहाँ पर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। इन्हीं चीज़ों को बोला जाता है फाइनेंशियल प्लानिंग, कि आने वाले समय में किस चीज़ के लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, समय रहते उसके लिए सुरक्षित तरीके से सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट करना। फर्दर, ऐसे लाइफ के गोल जो हमें 5 से 10, 15, 20 साल बाद आने वाले हैं, कौन सी चीज़ें हो सकती हैं ऐसी? सबसे पहले, सबसे बेसिक इम्पोर्टेंट चीज़ जो हर एक व्यक्ति के साथ में जुड़ी रहती है, घर सभी की ज़रूरत है। क्या हमने कभी फैमिली में सुना है कि मकान को बनाने के लिए हमारे पेरेंट्स ने लोन लिया हो, हाउस लोन, होम लोन? क्यों ज़रूरत पड़ी हमें हाउस लोन या होम लोन लेने की? क्योंकि शायद समय रहते हमने सेविंग्स को नहीं अपनाया, और जब भी हम किसी प्रकार का लोन लेते हैं तो हमें एक्स्ट्रा पैसा भी देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। दूसरा, आने वाले 10, 15, 20 साल तक उसकी EMI चलती रहती हैं। बिल्कुल ठीक। वो ही EMI अगर आप पहले से, छोटी छोटी किस्तें जाती है ना, वो ही छोटी किस्तें अगर आप पहले से बचत करके चलेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, या तो लोन कम लेने की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आपने सही से फाइनेंशियल प्लानिंग की है तो फिर शायद हो सकता है कि आपको किसी भी प्रकार का लोन लेने की ज़रूरत ना पड़े, आप किसी के ऊपर भी निर्भर ना हो। इसके अलावा, हमारे घर के अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है हर एक व्यक्ति के लिए? हमारे बच्चों की एजुकेशन, एंड सबसे ज़रूरी चीज़ रिटायरमेंट। तो इन चीज़ों के बारे में पहले से सोच समझकर आपको सेविंग्स करनी चाहिए, ताकि आप किसी पर भी आने वाले समय में निर्भर ना हो। एक मिनट। करूँगा फिर इसकी वीडियो में। तो फाइनेंशियल प्लानिंग करते हुए स्टेप्स क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला स्टेप, आइडेंटिफाई योर गोल्स। यू हैव टू आइडेंटिफाई किस चीज़ के लिए आप सेविंग्स कर रहे हैं। नेक्स्ट, असेट्स क्या हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है, मेरी पॉकेट मनी कितनी है। फॉर एग्जांपल, मेरी पॉकेट मनी 1000 रुपीज़ है, तो मैं मेरी लाइफ के गोल्स के लिए क्या आज 1 रुपीज़ सेव कर पा रहा हूँ, 10 रुपीज़, या फिर कितना, जो आपके अकॉर्डिंग सुटेबल हो। लायबिलिटीज़, मेरा पैसा खर्च कहाँ कहाँ पर हो रहा है, मेरा घर से मेरे इंस्टीट्यूट आने पर कितना पैसा खर्च हो रहा है, ट्रैवलिंग पे कॉस्ट कितनी है, फूड की कॉस्ट कितनी है, क्लोथिंग की कॉस्ट कितनी है। हर एक चीज़ को नोट डाउन कीजिए। लाइकली फ्यूचर अर्निंग्स, जब मेरी जॉब लग जाएगी उस समय पर मेरी कितनी सैलरी होगी, तो एंड लाइकली फ्यूचर एक्सपेंसेस। इन्हीं चारों चीज़ों को कंपेयर करने के बाद आपको प्लान करना है कि आप आज अपने लाइफ के गोल्स के लिए कितना पैसा आज सेव कर पा रहे हैं, और कितना पैसा आने वाले समय में सेव कर पाएंगे, ताकि टाइमली आप अपने लाइफ के गोल्स को अचीव कर पाएँ। यही आपका लाइफ का गोल है कि आप अपने फाइनेंशियल और लाइफ के गोल्स को ईजिली अचीव कर पाएँ। नेक्स्ट आता है द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट। क्यों ज़रूरत पड़ी हमें इन्वेस्टमेंट की? क्या हमारे पैसे की वैल्यू हर साल कम हो रही है या फिर बढ़ रही है? परचेजिंग पावर ऑफ मनी, एनी आइडिया? परचेजिंग पावर कम हो रही है या बढ़ रही है? बढ़ रही है या कम हो रही है? एक बच्चा बोलिए कोई, क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 kg शुगर राइट नाउ? लगभग 45 to 50 रुपीज़। तो मैंने सेविंग्स को अपना लिया, अपनी पॉकेट में आज 50 रुपीज़ रख लिए, ठीक है। आज से 10 साल बाद क्या मैं उस 50 रुपीज़ से 1 kg शुगर बाय कर पाऊंगा? तो अमाउंट तो उतना ही है, 50 रुपीज़ ही है। शुगर की क्वांटिटी कितनी होगी? कम। तो पैसे की परचेजिंग पावर हर साल कम हो रही है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? क्या कारण है इसके पीछे? दैट इज़ इन्फ्लेशन, महंगाई दर। इंडिया में आज के समय में कितनी इन्फ्लेशन है? दैट इज़ 6.5।
नियर अबाउट 6 to 6.5 आज के समय में। तो इससे हमने क्या समझा, जिस चीज़ को बाय करने के लिए आज मैं 100 रुपये की कोई भी चीज़ खरीद पा रहा हूँ, अगले साल उसको बाय करने के लिए मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा, 106 रुपये। दूसरा, मैं अपने पैसे को कहीं पर भी रखूँ, चाहे आप कहीं पर भी रखें अपने पैसे को, कम से कम उस पर इतना रिटर्न ज़रूर मिलना चाहिए कि वो इन्फ्लेशन को बीट कर सके। जो चीज़ आप आज खरीद पा रहे हैं कल को भी उतनी क्वांटिटी में खरीद पाएँ। बिल्कुल ठीक। तो हम पैसे को जब भी सेव करते हैं कहाँ पर रखते हैं, सेविंग बैंक अकाउंट अपने पास रखेंगे, इमरजेंसी अमाउंट। दूसरा हम क्या करेंगे, सेविंग बैंक अकाउंट में रखते हैं। कितना ब्याज मिलता है हमें अपने ही पैसे पर जो हमने बचत खाते में रखा हुआ है। सभी के पास बैंक अकाउंट तो है, इतना कैपेबल तो हैं आप कि आप जान पाएँ। आपकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है कि कम से कम बैंक अकाउंट ओपन करवाते हुए इतना तो पूछें कि भाई मेरे पैसे पर कितना ब्याज मिलेगा। एनी आइडिया कितना मिलता है? इंडिया के किसी भी बैंक की अगर हम बात करें, इंडिया के अगर किसी भी बैंक की बात करें तो 2.5 से लेकर लगभग 4.5% तक आपको अपने सेविंग बैंक, जो आपका पैसा है सेविंग बैंक अकाउंट में, उस पर रिटर्न मिलता है। 2.5 से लेकर 4.5% तक। तो कौन सा पैसा रखना चाहिए हमें सेविंग बैंक अकाउंट में, जो कि है इमरजेंसी अमाउंट, जिसको आप कभी भी जाकर विड्रॉ करवा सकते हैं। लिक्विडिटी उस पैसे की ज़्यादा है। दूसरा, बेहतर रिटर्न प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर मुझे कुछ समय के लिए उस पैसे की ज़रूरत नहीं है तब मैं क्या करूँगा, उसको कन्वर्ट करवा देता हूँ एफडी में, फिक्स डिपॉजिट, जिसमें हमें कितना रिटर्न मिलेगा, 6 से लेकर लगभग 8.5% तक। तो इसीलिए अलग अलग प्रकार के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अगर आप उन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में जान पाएंगे तो आप बेहतर रिटर्न प्राप्त कर पाएंगे। दूसरा, किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को सेलेक्ट करने से पहले आप उसके बारे में जानें। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हु इज़ द रेगुलेटरी बॉडी रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट। मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था हु इज़ द रेगुलेटरी बॉडी, दैट इज सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इन्फ्लेशन हमें कैसे इफेक्ट कर रहा है, आज अगर मेरे पास 1 लाख रुपीज़ है तो 6% इन्फ्लेशन के कारण आज से 20 साल बाद उसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 31,000 रुपीज़ रह जाएगी। दूसरा, देखिए रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड मैट्रिक्स है। रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड मैट्रिक्स क्या समझाता है? सबसे पहले ऐसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो कि लो रिस्क है और लो रिवार्ड है, जिन पर रिस्क भी कम है और रिवार्ड भी कम है। तो हमें कब चुनना चाहिए इस प्रकार के प्रोडक्ट को? शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म लाइफ गोल्स के लिए, जब हम अपने ही सेविंग्स पर ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो कौन कौन से फाइनेंशियल प्रोडक्ट आते हैं इसमें? सबसे पहला सेविंग बैंक अकाउंट, उसमें भी पैसा हम सेव कर सकते हैं। दूसरा, हम पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग स्कीम्स को अपना सकते हैं, वहाँ पे भी जाके पता कर सकते हैं कि कौन सी सेविंग स्कीम्स अवेलेबल है। इसके बाद पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ, जो कि हमें 7-7.5% तक रिटर्न देता है, इन्फ्लेशन से तो बेटर है कम से कम। इसके अलावा डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, ये कहलाते हैं लो रिस्क एंड लो रिवार्ड। नेक्स्ट आता है लो रिस्क एंड हाई रिवार्ड। रिस्क कम है लेकिन ब्याज रिटर्न बहुत ज़्यादा मिलेगा। ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं, क्या हम इसमें ऐसी प्रकार की चीज़ों में पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें रिस्क कम है लेकिन ब्याज बहुत ज़्यादा मिलेगा? फॉर एग्जांपल, कोई भी कंपनी आती है, आपके गांव शहर से कोई व्यक्ति आता है कि मेरे पास नई कंपनी आई, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, जल्दी पैसा आपका 2 गुना हो जाएगा। आप 3 मेंबर बनाइए, आगे से आगे वो 3 मेंबर बनाएंगे और आप जल्दी ही लखपति बन जाएंगे। इस प्रकार के किसी भी लुभावने लालच में हमें नहीं आना चाहिए। ये सभी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी होती है। जहाँ पर लालच आएगा उसका मतलब है वहाँ पर कुछ फिशिंग और किसी भी प्रकार का फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी ज़रूर है। तो सबसे पहले आपको जानना है कि कोई वो कंपनी क्या सेबी के द्वारा अप्रूव्ड है या फिर नहीं। सेबी की वेबसाइट पर, एनएससी इंडिया या फिर बीएसई इंडिया की वेबसाइट पर जाकर भी आप चेक कर सकते हैं कि जब से इस कंपनी की स्थापना की गई थी और आज तक कंपनी का किस प्रकार का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है, किस प्रकार के प्रोडक्ट्स में वो डील कर रही है।
नेक्स्ट आता है हाई रिस्क एंड हाई रिवार्ड। ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जो हाई रिस्क है और जिस पर रिवॉर्ड भी ज़्यादा मिलेगा? इक्विटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स एंड इट्स डेरिवेटिव। विद नॉलेज ही हमें इन प्रोडक्ट्स को चुनना है। बहुत बार देखते हैं हम कि हम यूट्यूब वगैरह XYZ चीज़ों पर जाकर फाइनेंशियल नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति हमें बहला फुसला सकता है अपने किसी निजी कारण से। तो विद नॉलेज ही लॉन्ग टर्म, हमारे सिर्फ लंबे समय लाइफ गोल्स के लिए जो आज से 10, 15, 20 साल बाद आने वाले हैं, सिर्फ उनके लिए ही हमें हाई रिस्क प्रोडक्ट को चुनना है। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ आपको लो रिस्क प्रोडक्ट को चुनना चाहिए। नेक्स्ट आता है हाई रिस्क एंड लो रिवार्ड। रिस्क ज़्यादा है और रिवार्ड बहुत कम मिलेगा, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम क्यों चुनेंगे जिसमें ब्याज कम मिल रहा है लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा है उसके ख़त्म होने का? तो दो ही प्रकार की चीज़ें होती हैं, लो रिस्क एंड लो रिवार्ड एंड हाई रिस्क एंड हाई रिवार्ड। एग्जाम्पल ऑफ पोंजी स्कीम्स। जो कंपनीज हैं इस प्रकार के काम करती हैं, गलत काम करती हैं, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ को करती हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल्स ऑलरेडी हैं हमारे पास? दैट इज सहारा, पर्ल, फ्यूचर मेकर, XYZ। बहुत सारी अनगिनत कंपनियां होती हैं। तो किसी भी कंपनी से इन्वेस्टमेंट करने से पहले सबसे पहले आप जागरूक हों, सेबी की वेबसाइट पर जाएं। अदरवाइज अगर आपको नॉलेज नहीं है तो उस फाइनेंशियल प्रोडक्ट को आप ना चुनें। जब भी आप सेविंग्स करें, आपके लाइफ के 3 गोल ज़रूर होने चाहिए। फर्स्ट वन इज़ इमरजेंसी के लिए पैसा होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ फैमिली गोल एंड द थर्ड वन इज़ प्लान फॉर योर रिटायरमेंट। किसी भी इन्वेस्टमेंट को इवेल्युएट कैसे किया जा सकता है, कैसे कर सकते हैं हम इवेल्युएट? सबसे पहले सेफ्टी के रिगार्डिंग हमने डिस्कस किया। सेबी की वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहाँ पर चेक कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी के लिए हम कहाँ से चेक कर सकते हैं? क्या मतलब है लिक्विडिटी का? जो पैसा मेरे बैंक अकाउंट में है उसकी लिक्विडिटी ज़्यादा है, कभी भी मैं उसको जाकर यूज़ कर सकता हूँ। जो पैसा मेरा, फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर कुछ पैसा है, मैंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, तो उसकी लिक्विडिटी क्या होगी? कम हो गई। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो क्या मैं उसको हाथों हाथ बेच सकता हूँ? पॉसिबल नहीं है, उसके लिए कुछ समय लगेगा। तो अपने पैसे को कहीं पर भी रखने से पहले उसके बारे में ध्यान रखें कि उस पैसे की लिक्विडिटी क्या है। नेक्स्ट, उस पर रिटर्न कितना मिल रहा है, कितना कन्वीनियंटली उसको खरीद पा रहे हैं और बेच पा रहे हैं, एंड टिकट साइज कितने छोटे अमाउंट से आप किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर पा रहे हैं। नेक्स्ट इज टैक्सेबिलिटीज ऑन अर्निंग। कितना हमें टैक्स देना पड़ेगा अपनी अर्निंग्स पर? कितने प्रकार के टैक्सेस होते हैं जो हमें अर्निंग्स पर देने पड़ते हैं? टैक्सेस 2 प्रकार के कैपिटल गेन टैक्स होते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म कौन सा होता है? 3 साल के पहले अगर हमारी अर्निंग्स पर हमें टैक्स देना है, कितना होता है वो? दैट इज 20%। अपनी अर्निंग्स का, अपने प्रॉफिट का 20% हमें देना पड़ता है। दूसरा, अगर हमें 3 साल के बाद किसी भी प्रकार का किसी फाइनेंशियल प्रोडक्ट को हम सेल आउट कर रहे हैं और उसमें प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट में से 12.5% हमें एज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। तो इन चीज़ों के बारे में आपको पहले से जानना है, ना कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को चुनने के बाद। ये कुछ क्लासेस हैं लास्ट 30 इयर्स की, एसेट क्लासेस हैं। क्या बताती हैं एसेट क्लासेस हमें? सबसे पहले बेसलाइन क्या चीज़ है? दैट इज इन्फ्लेशन, जिससे हमें अपने पैसे को बचाना है। दूसरा, सिल्वर, गोल्ड हमें कितना रिटर्न देता है? लगभग 8 से लेकर 9, 9.5% तक। फिक्स डिपॉजिट हमें 6 से लेकर 8.5% तक दे सकता है। PPF 7, 7.5, 8% तक हमें देता है। इक्विटी जो हमें दे सकता है 15 से लेकर उससे ज़्यादा %। तो इससे हमने क्या समझा? इक्विटी मार्केट, अगर हमें नॉलेज नहीं है तो लालच में आकर इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट ना करें, सिंपल प्रोडक्ट्स को चुनें जिसको हम समझ पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे FD बनवानी है तो उसके लिए क्या कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है? इजी है। मैं क्या करूँगा, अपने शहर के जो बैंक्स हैं उनमें जाके पता करूँगा कि मुझे कितना, मेरी एज ग्रुप के अकॉर्डिंग कितना मुझे रिटर्न मिल रहा है, कितने समय के लिए मैं FD बनवा रहा हूँ। सिंपल है, बिल्कुल ईजी है। पोस्ट ऑफिस में जाऊँगा, वहाँ पे पता पूछूंगा कि कहाँ मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि
एफडी कहाँ कहाँ पर बनवाई जा सकती है? बैंक एंड पोस्ट ऑफिस, दो ही जगह पर। बैंक में एफडी बनवाने के लिए कितना मिनिमम टाइम होता है? 7 दिन से लेकर फ्रॉम 1 वीक टू 10 ईयर्स। पोस्ट ऑफिस में एफडी बनवाने के लिए कितना टाइम फ्रेम होता है? 1 साल से 5 साल तक। तो जो टाइम फ्रेम है किस चीज़ के ऊपर क्या दर्शाता है? जो हमारे लाइफ के गोल्स हैं। तो अगर मेरे लाइफ के गोल जो 5 साल बाद आने वाला है, उसके लिए मैं पोस्ट ऑफिस की एफडी को भी चुन सकता हूँ, क्योंकि उसका टाइम फ्रेम 5 साल है। अगर मैं ज़्यादा समय के लिए लेना चाहता हूँ तो मैं बैंक की एफडी को चुन सकता हूँ, जिसका टाइम फ्रेम 10 साल। तो इस चीज़ों के बारे में आपको पहले से डिसाइड करना चाहिए। नेक्स्ट, टाइप ऑफ फ्रॉड्स कौन कौन से हो सकते हैं जिनसे हमें बचना है? तो फ्रॉड से बचने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है अपनी आइडेंटिटी का। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आईडी कार्ड कौन सा होता है? दैट इज योर आधार कार्ड। क्यों है वो सबसे इंपॉर्टेंट? क्योंकि वो जुड़ा होता है हमारे बैंक अकाउंट से, हमारे पैन कार्ड से, हमारे फैमिली आईडी से, हमारे मोबाइल नंबर से, हमारी डेट ऑफ बर्थ उसमें लिखी रहती है, हमारा एड्रेस उसमें मेंशन किया जाता है। तो जब भी आपको कहीं पर प्रेजेंट करना पड़े जहाँ पर किसी अनजान व्यक्ति को, कभी भी आधार कार्ड ना दें अनजान व्यक्ति को। इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझने की कोशिश करें। मेरे को कुछ ही देर समय पहले एक कोरियर फॉरवर्ड देना था, कहीं पर भेजना था, तो कोरियर कंपनी वाला बोल रहा है कि आपका आधार कार्ड दे दीजिए, गवर्नमेंट को वेरिफिकेशन के लिए हमें प्रेजेंट करना पड़ता है। मैं कोरियर कंपनी वाले से बोला, मैं सर आधार कार्ड तो नहीं मिलेगा किसी भी हालत में। क्या सर आप पहले व्यक्ति हैं जो आधार कार्ड के लिए मना कर रहे हैं? मैं हो सकता हूँ पहला व्यक्ति, तो क्या गवर्नमेंट को वेरीफाई करना होगा? तो क्या वो मेरी ड्राइविंग लाइसेंस से या फिर मेरे राशन कार्ड से, मेरे वोटर आईडी कार्ड से वेरीफाई नहीं कर सकती? उसे वेरीफाई किया जा सकता है, उसमें भी एड्रेस मेंशन है। तो इससे हमने क्या समझा कि कहीं पर भी अगर आपको ज़रूरत पड़े, अनजान व्यक्ति को कोई चीज़ देनी है, कहीं पर आपको प्रूफ देना पड़ रहा है, तो मास्क आधार कार्ड को यूज़ करें। मास्क आधार कार्ड कौन सा होता है? आधार कार्ड की वेबसाइट से ही जाकर उसको आप डाउनलोड कर पाएंगे। इस पर लास्ट के 4 डिजिट मेंशन होते हैं आधार कार्ड के, बाकी मेंशन नहीं होते। तो आप कोई आपकी डिटेल्स नहीं स्नैच कर पाएगा उस आधार कार्ड से। एज एन एड्रेस प्रूफ आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इतना समझ में आया सभी को? तो किसी अनजान व्यक्ति को जहाँ पर ज़रूरत हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत बार ज़रूरत पड़ती है, कॉलेजेस में ज़रूरत पड़ती है, अलग अलग विभाग में हमको ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमें पता तो है कि हम वेरीफाइड जगह पर जा रहे हैं। मेरे को क्या पता है कोरियर कंपनी वाला कौन है? फास्टैग, बहुत बार हम होता है फास्टैग बनवाने जा रहे हैं और हम अपनी जल्दी के लिए कि हाँ विद इन 5 मिनट्स हमारे जैसे ही आधार कार्ड दिया, उसमें से सारी डिटेल्स आप उस दूसरे व्यक्ति के पास चली जाती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अनजान व्यक्ति को अपना आधार कार्ड नहीं देना है। इसके बाद फ्रॉड से बचने के लिए हमें कभी भी अपना बैंक अकाउंट की डिटेल अनजान व्यक्ति को नहीं देनी होती। जब भी हम बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं तब उसके साथ में हमें एटीएम कार्ड भी मिलता है, फैसिलिटी मिलती है। एटीएम कार्ड के सामने की तरफ 16 डिजिट नंबर लिखे होते हैं। बैक साइड ऑफ एटीएम कंटेन्स 3 डिजिट, जिसको बोला जाता है CVV नंबर एंड एक्सपायरी डेट। ये तीनों चीज़ें किस चीज़ के काम आती हैं? पैसे को भेजने के लिए। तो अगर आप ये तीनों चीज़ें किसी को बता देंगे तो 90% चांसेस हो जाएंगे कि आपके खाते से पैसे डिडक्ट हो जाएं। 10% और 100% कैसे पहुंच पाएंगे? अगर आपने OTP बता दिया। तो कभी भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल एंड OTP किसी भी अनजान व्यक्ति को नहीं बताना है। इतना ध्यान रहेगा। RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो रेगुलेटरी बॉडी है, सख्त गाइडलाइन है कि कोई भी बैंक आपसे किसी भी प्रकार का OTP नहीं पूछ सकता है। बहुत बार देखा गया है कि कोई भी बैंक हमारे पास फ्रॉडलेंट कॉल आती है कि आपका ATM कार्ड ख़त्म होने वाला है, आप अपनी डिटेल्स बता दीजिए, आपको नया ATM कार्ड घर पर पहुंच जाएगा। अगर हम ATM कार्ड की डिटेल बता देंगे तो क्या होगा? हमारे साथ फ्रॉड हो जाएगा। बहुत बार होता है कि हमें लॉटरी के SMS आते हैं, हमारी डिटेल्स मांगी जाती है, बैंक अकाउंट की डिटेल मांगी जाती है कि आप अपनी डिटेल्स बता दीजिए, आपके अकाउंट में पैसे डल जाएंगे लॉटरी। डिटेल्स बता देंगे, OTP बता देंगे तो लॉटरी किसकी लगेगी? हमारी लगेगी, सामने वाली।
तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपनी आइडेंटिटी को, अपने पर्सनल आईडीज़ को, अपने बैंक अकाउंट नंबर्स को कितना सेफ तरीके से उपयोग करते हैं। अनजान जगह पर इस प्रकार की चीज़ें ना प्रोवाइड करें। ये दो ही चीज़ें ज़रूरी रहती हैं हमेशा, हमारा आधार कार्ड और हमारे बैंक अकाउंट की डिटेल। तो जागरूक रहें, इसीलिए सभी प्रकार के अवेयरनेस के प्रोग्राम कंडक्ट किए जाते हैं ताकि आम जनता को इन चीज़ों के बारे में पता हो। नेक्स्ट, दैट इज़ सारथी ऐप। सारथी ऐप हमें क्या मदद करता है? फ्री ऑफ कॉस्ट फाइनेंशियल एजुकेशन मटेरियल एंड वीडियोस हम ये जाकर वहाँ पर देख सकते हैं और डाउनलोड कर पाएंगे। जैसे कि हमने बात की थी कि क्या हम YouTube पर विश्वास कर सकते हैं फाइनेंशियल नॉलेज के लिए? नहीं कर सकते। जो हमारी बुक्स हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा वेरीफाइड है, इसलिए हम उनको यूज़ कर रहे हैं। इसी प्रकार से फाइनेंशियल नॉलेज के लिए अगर हमें कभी भी ज़रूरत पड़े आने वाले समय में, तो सेबी की वेबसाइट या फिर सेबी की सारथी ऐप पर जाकर हम फाइनेंशियल एजुकेशन मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर पाएंगे। किसी प्रकार का लॉगिन भी करने की ज़रूरत नहीं होती है, ना कोई फ़ोन नंबर, कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। जाइए, डाउनलोड कीजिए, वीडियोस देखिए और अपनी नॉलेज को एनहांस कीजिए। अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को चेकअप कर सकते हैं कि हमने जो लाइफ में डिसीज़न लिए हैं वो क्या सही हैं फाइनेंशियल हेल्थ के लिए या फिर नहीं। ये आपकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है कि अगर आप किसी भी फ्रॉडलेंट चीज़ या फिर अवेयरनेस का पार्ट बनते हैं तो कम से कम आप अपने पेरेंट्स को भी ज़रूर बताइए कि किसी भी अनजान व्यक्ति को इस प्रकार की डिटेल्स नहीं देनी होती। लालच में आकर किसी भी इन्वेस्टमेंट कंपनी के बारे में, जैसे कि सहारा, पर्ल, फ्यूचर मेकर, पोंजी स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। कम ब्याज मिल जाएगा लेकिन मिले तो का कल को आप उसको यूज़ तो कर पाएंगे, कोई आपके लेकर पैसा लेकर भाग तो नहीं जाएगा। दूसरा, बहुत बारी हम एप्लीकेशंस डाउनलोड कर लेते हैं अपने मोबाइल फ़ोन पर। किस प्रकार की एप्लीकेशन? गेम्स, XYZ, जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, उसके साथ में जुड़कर बहुत बारी हिडन एप्लीकेशंस हमारे फ़ोन में डाउनलोड हो जाती है। और जब भी हम कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो वो किस प्रकार की परमिशन मांगती है हमसे? सबसे पहले SMS को रीड आउट करने की। हमारे पास OTP रिसीव होते हैं ना, तो हमारे एप्लीकेशन को किस प्रकार की परमिशन दे रहे हैं? अपने SMS को रीड करने की। हमारी गैलरीज में जो फ़ोटो पड़ी हैं उनको भी कोई भी एप्लीकेशन चेक कर सकती है, हमने परमिशन दे दी है अगर उसको। तीसरा, हमारे माइक की, जो हम बोल रहे हैं उसकी परमिशन भी दी जाती हैं। हमारी लोकेशन की, हर एक प्रकार की परमिशन आपको पहले से देनी पड़ती है। कुछ एप्लीकेशन को इसकी ज़रूरत होती है और कुछ को नहीं होती है। तो अगर हमारे फ़ोन में कोई ऐसी एप्लीकेशन ऑलरेडी अवेलेबल है जो कि फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी से जुड़ी हुई है, तो क्या वो हमारे डाटा का मिसयूज़ कर सकती है? डेफिनेटली मिसयूज़ किया जा सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या गवर्नमेंट इस प्रकार की चीज़ों के लिए कुछ काम कर रही है? क्या कोई ऐप ऑलरेडी अवेलेबल है जो फाइंड आउट कर सके कि क्या जो हमारे फ़ोन में एप्लीकेशंस हैं वो सही हैं या फिर गलत? इसके लिए एक एप्लीकेशन है, दैट इज़ mKavach 2। mKavach 2 को आप अपने फ़ोन में डाल सकते हैं और जान पाएंगे कि क्या मेरे फ़ोन में कोई हिडन एप्लीकेशन तो नहीं है जो मेरे डाटा का मिसयूज़ कर रही है। किस लिए किया जाता है? क्योंकि आप फ्रॉड से बच सके। mKavach 2 ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इट इज़ अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर। बहुत बारी देखते हैं हम कि ऐसे ऐसे गेम्स डाउनलोड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एविएटर, सुने हैं ना? लालच में आकर हम उसमें पैसे भी डलवा देते हैं। अभी रिसेंट में एक इंसिडेंट हुआ था, किसी बच्चे ने उसमें पहले उसको जीतता गया, उसको लाख रुपए मिल गए, उसने कुछ निकलवा लिए। फिर उसने लालच में आकर 1-2 लाख रुपए उसमें और डलवा दिए। जैसे उसने डलवाए उसका अकाउंट ब्लॉक। जब आप उसमें से निकलवाना चाहेंगे तो पैसे नहीं निकल पाएंगे। तो ऐसे किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन जो कि आपको गलत प्रकार का लालच देती है, उसमें हमें कभी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं करनी चाहिए। तो कैसे जान पाएंगे? अगर मैं वेबसाइट से, इसी के साथ में ट्रेजर NFT, सुना है ट्रेजर NFT? ये भी एक फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है। कभी भी अपना पैसा इस प्रकार की चीज़ों में व्यर्थ ना करें।
बहुत बार हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो कैसे पता चले कि ऑनलाइन वेबसाइट सही है या फिर गलत? क्या कोई इसका भी तरीका है? क्योंकि वहाँ पे भी हम अपने कार्ड की डिटेल मेंशन करते हैं, पैसे की ट्रांजैक्शन करते हैं, तो कैसे पता चल पाएगा? किसी भी वेबसाइट के एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पर एड्रेस बार में लॉक का साइन होना चाहिए ग्रीन कलर में। ये दर्शाता है कि वो वेबसाइट सेफ है। जहां पर भी आपको पैसे की लेन देन करनी है, इस चीज़ को ज़रूर चेक करें। क्या किसी के किसी भी प्रकार के डाउट्स हैं? एनी डाउट्स? तो इन चीज़ों का ध्यान रहेगा सभी को कि अपनी पर्सनल डिटेल्स अनजान व्यक्ति को नहीं देनी होती। आधार कार्ड, बैंक कार्ड, किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन, एम कवच ऐप का यूज़ कीजिए। 1930 दैट इज cybercrime.gov.in एंड 1800227575 जो कि सेबी के टोल फ्री नंबर है, इनका आप उपयोग कर सकते हैं फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी से कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए। हिसार में भी एक इन्वेस्टर सर्विस सेंटर है सेबी का। हरियाणा में सिर्फ एक ही सेंटर है जो कि है हिसार में, रेड स्क्वायर मार्केट में। कभी भी आपको ज़रूरत पड़े इन केस ऑफ एनी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी या फिर फाइनेंशियल नॉलेज के लिए, आप ऑनलाइन जा सकते हैं, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, ऐप सारथी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इन्वेस्टर सर्विस सेंटर को विजिट कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच।